अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस टॉपिक के साथ मैं हूं फिदा कक्कड़ और आज लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे वर्ब, जो कि बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है जो इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो समझने से पहले और पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मजीद वीडियोस आपके लिए मौजूद हो, मुयस्सर हो। सो लेट्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास है वर्ब, जो बेसिकली द काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम सबसे पहले वर्ब के डिराइवेशन पे जाते हैं कि बेसिकली वर्ब कहां से डिराइव हो गया है। बेसिकली वर्ब इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वर्बम। ये वर्बम से माखूज है जो कि लातिनी जुबान का लफ्ज है। उसके बाद हमारे पास वर्ब का जो डेफिनेशन है दैट इज सो एक्साइटेड। अगर आप इसे देख लें कि द वर्ड्स व्हिच शो एन एक्शन और स्टेट बीइंग, किसी चीज का होना या किसी काम का करना। हमारे पास जितने वर्ड्स वो शो कर देते हैं तो उन्हें हम वर्ब कहते हैं। अभी शी इज हमारे पास एग्जांपल है। एवरीथिंग को अगर आप किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, सो ये एक ओपिनियन है कि हर चीज को अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ लें और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं तो वो चीज आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सो क्या नाम है, स्क्रैबिंग से दूर रहें, जो कि हम इसे रेटिफिकेशन कहते हैं। रेटिफिकेशन से ऑलवेज अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि वो शॉर्ट लिमिटेड स्टडी होती है। आप शॉर्ट लिमिटेड होती है आपके माइंड में, शॉर्ट सेशन के बाद वो स्किप हो सकती है। सो आज हमारी जो टॉपिक है बेसिकली हम कंसंट्रेशन यहाँ रखें कि द टॉपिक क्या है, वर्ब है। द वर्ड्स व्हिच शो एन एक्शन और स्टेट बीइंग आर कॉल्ड वर्ब। जितने भी अल्फाज है, अगर वो काम का करना हो या किसी चीज के होने का, यानी पोजीशन का, यानी स्टेट का, यानी होना, मौजूद होना, उनका वो अल्फाज वो शो करें तो उन्हें हम वर्ब कहते हैं। अब मैं एग्जांपल के साथ इनको एक एक, यानी सी एक ही है लेकिन मैंने 3 सेंटेंसेस में इनको ड्रा किया है। शी इज गोइंग टू स्कूल। अब वो यानी एक लड़की है जो कि स्कूल जा रही है। अब दूसरे फॉर्म में है शी वेंट टू स्कूल, शी इज इन द स्कूल। अब यहां पर वर्ब है, यानी ये अब इसको समझने से पहले हमें एक और चीज समझ में आना चाहिए कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे पास एक एरोप्लेन है, जहाज, जिसे हम जहाज कहते हैं। अब जहाज में हम जो मेन इंजन लगाते हैं उसके साथ हम जो हेल्प करने वाली स्मॉल इंजन होती है हम भी वही भी लगाते हैं। सो यानी उसी बड़े इंजन के साथ स्मॉल इंजन भी होते हैं। यानी अब हमारे पास जहाज है, ट्रक है, गाड़ी है, स्कूटी है, यानी कार से मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी है। उनमें हर एक में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजन होते हैं, यानी डिफरेंट काइंड्स इंजन उनमें फिट कर दिए जाते हैं। यानी हर एक की इंजन एक जैसी नहीं होती। यानी इसका एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि हमें ये पता होना चाहिए कि अब हम समझने जा रहे हैं वर्ब को। वर्ब इंग्लिश में ऐसी ही अहमियत का हामिल है जैसे कि गाड़ी में इंजन, जहाज में इंजन, स्कूटी में इंजन, कार में इंजन, ट्रक में इंजन, यानी बहुत ही अहमियत रखता है। सारा का सारा इंग्लिश इस वर्ब के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। सो हमें अगर वर्ब अच्छी तरह समझ में आ जाए तो हम मजीद इंग्लिश को इंशाल्लाह आसानी से पढ़ और समझ लेंगे। तो मैंने प्रैक्टिकली जो एग्जांपल दिया, यानी गाड़ी में एक इंजन हो, गाड़ी यानी कार में एक इंजन है, जो कि इंजन के बगैर वो कार इनकम्प्लीट है। सो वर्ब के बगैर इंग्लिश लैंग्वेज इनकम्प्लीट है। इंग्लिश लैंग्वेज को हम SVO लैंग्वेज कहते हैं, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी सारा का सारा इंग्लिश इन्हीं 3 चीजों से मिला होता है, यानी बना होता है। कंपोजिशन इन्हीं 3 चीजों में होता है। सो हमारे पास
जो ये तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी इसमें हम आज वर्ब को पढ़ते हैं। सो हमारे मैंने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि एक गाड़ी है, उसमें इंजन है। इंजन यानी बहुत ही अहमियत रखता है गाड़ी में, तो इसी तरह वर्ब भी इतना ही अहमियत रखता है। सो यानी बहुत किस्म के मशीनरी है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के इंजन होते हैं। इसी तरह हमारे पास वर्ब्स भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एक जैसे वर्ब्स नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल दिया कि हमारे पास एक एरोप्लेन है जिसमें एक मेन इंजन होता है और उसके साथ हेल्प करने वाली दूसरी इंजन होते हैं। सो इसी तरह जो हमारे पास मेन वर्ब्स होते हैं, उसी तरह हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यानी उनके मुख्तलिफ किस्म होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं। बाद ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ हेल्प करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। सो शी इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर हमारे पास है, जो मैंने जहाज का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि हमारे पास एक मेन इंजन होता है, इसी तरह हमारे पास इस सेंटेंस में एक मेन वर्ब होता है, दैट इज गोइंग। सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म गो है, उसके साथ आईएनजी, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर आपने टेंसेस पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आसानी समझ में आ जाएगा। और उसी के साथ यानी मेन वर्ब के साथ, मेन इंजन के साथ हमारे पास है एक दूसरा वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब ये मेन वर्ब हो गया, उसी के साथ हेल्पिंग वर्ब, ये मेन इंजन हो गया, उसी के साथ हेल्प करने वाली दूसरी स्मॉल इंजन है। सो ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें दो किस्म के वर्ब है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में शी वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर जस्ट मेन वर्ब है, मेन इंजन है, इसके साथ हेल्प करने वाली दूसरी इंजन नहीं है। सो इस सेंटेंस में हमारे पास जस्ट सिंपल मेन वर्ब है। और यानी यहाँ पर भी वेंट किसी चीज का होना, किसी चीज काम का करना, यानी अब वो गई, यानी उसने एक एक्शन डन किया है, वो स्कूल गई। अब यहाँ पर शी इज गोइंग, एक काम कर रही है, जाना भी तो एक काम है हमारे पास। सो वो भी हमारे पास वर्ब है। और लास्ट में जो हमारे पास है दैट इज, यानी शी इज इन द स्कूल। अब यहाँ पर क्या हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा कि एन एक्शन और स्टेट बीइंग, किसी चीज का होना यानी स्टेट हालत का होना। यहाँ पर शी इज इन द स्कूल, स्कूल में प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इज क्या शो कर देता है, यानी स्टेट बीइंग कर देता है, स्टेट शो अप कर देता है कि वो स्कूल में है। सो दैट्स व्हाई इज यहाँ पर, क्योंकि मेन वर्ब तो नहीं है, लेकिन जिससे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी स्मॉल हेल्प करने वाली वर्ब जो कि इज है। ये आल्सो ये हमारे पास भी ये एक काइंड है वर्ब। सो लेट्स चलते हैं वर्ब के काइंड पे, हर एक को पढ़ेंगे। वर्ब को बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारे पास, यानी वर्ब को हम डिवाइड कर देते हैं, प्रैक्टिकली हम समझ लेंगे और हमें समझ में आ जाएगा। एक को हम मेन वर्ब और एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब या मेन वर्ब, और दूसरे को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास फिर दो किस्म के होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यानी मैंने समझाया इससे प्रीवियस 3 सेंटेंसेस जो मैंने ड्रा किए हैं उनमें मैंने समझाया कि मेन वर्ब क्या है। अब इनको एक एक पढ़ के हमें समझ में इंशाल्लाह सब के सब समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या है। सो हमारे पास इसी हेल्पिंग वर्ब में फिर दो किस्म के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स, और यानी हेल्प कर देने वाली जो वर्ब्स है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब में रखते हैं। जैसे कि अब यहां पर है
यानी बी, बीइंग होना, किसी चीज का होना। बी में हमारे पास क्या है, कितने हैं, इज, आर, एम, वाज, वर एंड बी। ठीक है। और दूसरा जो है इसमें है डू, डू में हम करना, ठीक है, वो भी हम ऑक्सिलरी वर्ब में लाते हैं। जो थर्ड है दैट इज हैव, यानी हैव को भी हम ऑक्सिलरी वर्ब में रखते हैं, यानी हैज, हैव, हैड। यानी यहां पर करना, होना और पास होना, ये हम लोग क्या, कौन से सेंस में लाते हैं, पास होना। या प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए, प्रेजेंट में प्लूरल के लिए, और पास्ट में प्लूरल एंड सिंगुलर के लिए, फ्यूचर में विल हैव। तो ये है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स। और इसका जो दूसरा कारण है हेल्पिंग वर्ब का, दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी कारण है वर्ब का, जो कि हम फर्स्ट तो ये है कि वर्ब है, वर्ब में पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के इस साइड ये फिर क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि हमें वाज़ेह हो हमारे पास। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें हम क्या क्या लिखते हैं, कैन, could, should, shall, may, might, etc. ठीक हो गया। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में फिर दो किस्म के वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी बी, डू एंड हैव, होना, करना या पास होना। अब होना, किसी चीज का होना, मैंने एग्जांपल दे दिया कि शी इज इन द स्कूल, अब ये प्रेजेंट में है, शी वाज इन द स्कूल, ये पास्ट में हो गया। इसी तरह दे वर इन द स्कूल, इसी तरह दे आर इन द स्कूल। अब इसी तरह दे डू, यानी काम का करना, काम का करना भी हम लोग वर्ड में लाते हैं, किसी चीज का करना। और इसी तरह हमारे पास है हैव, यानी किसी चीज का पास होना, I have this pen, I have a car, I have a train, I have an aeroplane। यानी हमारे पास किसी चीज का होना यानी पास होना, उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब में रखते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बेसिकली रिलेटेड है वर्ब से। सो उसके बाद हमारे पास है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली द काइंड ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि परमिशन, एबिलिटी, सजेशंस, यानी हमारे पास एबिलिटी है, सजेशंस है और परमिशंस है। यानी I can speak English, I can speak 5 languages, ये हमारे पास है। एक एबिलिटी हो गया, मैं I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन है। इसी तरह हम सजेस्ट करते हैं किसी को कि you should obey the parents, you should obey the elders, यानी हमारे पास ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। सो उसके बाद हमारे पास है मेन और एक्शन वर्ब। फिर मेन और एक्शन वर्ब में हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव, वर्ब, intransitive verb, transitive and intransitive verb। और यानी मेन वर्ब में हमारे पास क्या क्या होते हैं, ट्रांजिटिव और intransitive, फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट। ये है हमारे पास मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स। सो ये चार किस्म हम यानी वर्ब को
अब इनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ड्राइवेशन बेसिकली लैटिन वर्ब से है, वर्बम से। डिफिनेशन, द वर्ड्स व्हिच शो एन एक्शन और स्टेट बीइंग आर नोन एज वर्ब्स। एग्जांपल दे दिया कि शी इज गोइंग टू स्कूल में एक्शन हो रहा है, शी वेंट टू स्कूल एक्शन डन हो गया यानी मेन वर्ब के साथ। शी इज इन द स्कूल, अब प्रेजेंट शो कर देता है शी का, यानी बीइंग अ स्टेट शो कर देता है, सो इज आल्सो काइंड ऑफ वर्ब। और वर्ब को हम फिर डिवाइड कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन और एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब्स, जो कि मैंने यहाँ पर बताया, बी, डू एंड हैव, और इसके बाद जो दूसरा काइंड है दैट इज मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पर जो इसका दूसरा काइंड है दैट इज मेन वर्ब और एक्शन वर्ब। और मेन एंड एक्शन वर्ब में ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, 4 किस्म के वर्ब है। सो लेट्स चलते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव एज वेल एज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे। जो मेन वर्ब है उसमें पहला जो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो वर्ड्स होते हैं जो जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, नीड ऑब्जेक्ट और कोर ऑफ ऑब्जेक्ट। वो वर्ब्स जो कि एक्शन को यानी पास आउट द एक्शंस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, passes out the action that is done by subject, and the same action that is done by the subject passes towards the object, यानी ये passes out, passes the action towards object, passes this action from subject। जो हो गया हमारे पास है, यानी वो वर्ब्स जो कि एक्शन को पास आउट कर देता है ऑब्जेक्ट की तरफ, या हमारे पास वो वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट की नीड कर देते हैं, जरूरत उनके लिए होती है, सो उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब हमारे पास है she spoke या she speaks, speaks English, ठीक हो गया। अब हमारे पास है दूसरा I drive a car, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, यानी ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी होता है, यानी he left क्या, उसने छोड़ा, यानी उसके लिए he left the school, यानी वो वर्ब्स जिनके लिए ऑब्जेक्ट्स का होना लाजमी है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड फॉर्म है दैट इज इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, वो वर्ब्स जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं होता, उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो पास नहीं कर देता एक्शन को फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी वो वर्ब्स जो हमारे पास और उनके लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ये है कि she, the birds fly, ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी है और इनट्रांजिटिव भी है।
इसको अब हम चेंज करेंगे इन ट्रांजिटिव में द चिल्ड्रन फ्लाई द काइट्स, यानी ये ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है। अब ये है हमारे पास दूसरा है द सन इज राइजिंग। ठीक है हमारे पास, यानी यहां पर सब्जेक्ट की वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल है यहां पर कि हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है, क्योंकि कैटेगराइज किया है तो इनके एक के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है और उसी के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। ये अगर आप सबने एक्टिव एंड पैसिव पढ़ा हो तो इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होते हैं, यानी इंट्रांजिटिव की जितनी भी सेंटेंसेस यानी सेंटेंसेस होती है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होती, और ट्रांजिटिव की जो जितने भी सेंटेंसेस है वो हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर उनकी जरूरत है हमें पढ़ने की। सो एक दो लफ्ज हैं जो इंट्रांजिटिव है लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं है, वो क्या है, डाई एंड अराइव। अराइव एंड डाई यानी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि बोथ केसेस में आते हैं, जैसे कि फ्लाई है ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव एज वेल एज यहाँ पर ये जो दो लफ्ज हैं दैट इज डाई एंड अराइव, ये ट्रांजिटिव में इंक्लूड नहीं है लेकिन ये जस्ट एंड जस्ट इंट्रांजिटिव है। तो हमारे पास ट्रांजिटिव एज वेल एज इंट्रांजिटिव जो कि मेन वर्ब का हिस्सा रहा। सो इसके बाद चलते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की तरफ। फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट सॉरी फाइनाइट वो वर्ब्स होते हैं जिनके लिए टेंस के रूल यानी टेंसेस का होना लाजमी होता है, यानी जमाने का होना लाजमी होता है, जिनमें यानी जो भी जमाना आ जाए वही वर्ड अपने शक्ल को चेंज कर देता है। आप देखो एक वर्ड है दैट इज स्पीक, ठीक है, एक वर्ड है स्पीक। अब यहां पर ये फाइनाइट वर्ब किस तरह है मैं समझा दूंगा। शी स्पोक, जो भी है इंग्लिश है, ठीक है। अब यहां पर उसने अपने शक्ल को चेंज कर लिया। अब दूसरा है he cooked, तीसरा है he looked at the board या he had, ठीक है। यानी जमाने के साथ जितनी भी वर्ड्स है जो जमाने के साथ अपने आप को चेंज कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। यानी जो कि मैंने आपके सामने एग्जांपल रख दिया, आप स्पीक था उसने अपने आप को चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, यानी इस जमाने के साथ उसने अपने आप को चेंज कर दिया। सो ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब्स हो गया। और उसके बाद हमारे पास है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या क्या हम पढ़ते हैं, इन्फिनिटिव, gerund और participle। ये तीन हम फिर नॉन फाइनाइट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके बाद। यानी फाइनाइट वो वर्ब्स है जो कि जमाने के साथ उनका ताल्लुक हो, जमाने के साथ अपने आप को चेंज कर ले, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और ये जो हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स है जिनका जमाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। अब चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स किस तरह है और उनका यूज किस तरह है।
अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट जर्नड, फाइनाइट एंड पार्टिसिपल। हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब यानी वर्ब के फॉर्म्स आते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, एज वेल एज, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, एज हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं उसे। सो हमारे पास जो यानी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है। सो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है यानी अब स्टडी है, यानी स्टडी है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है स्टडी है, इसका सेकंड फॉर्म स्टडीड, थर्ड फॉर्म एज वेल एज स्टडीड है, स्पीक है, लर्न है, गो है। अगर मैं इनके साथ क्या ऐड करूं, टू को, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये सारा का सारा क्या बनेगा, इन्फिनेटिव, जो कि मैंने नॉन फाइनाइट में बताया था कि हमारे पास इन्फिनेटिव होता है। और हम इसको तब यूज करेंगे कि हमारा कोई पर्पस हो, यानी फॉर द पर्पस वी यूज इन्फिनेटिव। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आई एम गोइंग टू स्टडी, ठीक है। ये एक एग्जांपल है कि हमारे पास मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, एज वेल एज, जो कि मेन वर्ब का जो काइंड है नॉन फाइनाइट, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी हम एक जुमले में दो मेन वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। हम उस वक्त यूज कर सकते हैं जब हम उसको इन्फिनेटिव की शक्ल में लाएं, ठीक है। हमारे पास ये गोइंग भी एक मेन वर्ब है और स्टडी हमारे पास वर्ब है, यानी इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म स्टडीड एंड स्टडीड है। लेकिन हम उसको मेन वर्ब के साथ दूसरा मेन वर्ब उस वक्त ला सकते हैं जब हम इसके साथ ऐड करें टू, जो कि हम किसी पर्पस के लिए यूज करते हैं। आई लर्न इट टू मॉडिफाई माई सेल्फ, यानी टू क्वालिफाई माई सेल्फ। मैंने इसको इसलिए सीखा, मैंने इसको सीखा इसलिए कि मैं अपने आप को मॉडिफाई करूं, क्वालिफाई करूं। यानी हम इन्फिनेटिव को उस वक्त यूज करते हैं, उस वक्त सेंटेंस में लाते हैं जब यानी किसी हमारा कोई पर्पस हो, हमारा कोई काम हो। सो ये है यानी इन्फिनेटिव, जो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम टू को ऐड कर देते हैं। सो लेटर दिस इट विल बिकम क्या, इन्फिनेटिव, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ टू इन्फिनेटिव बनता है। सेकंड फॉर्म तो सेकंड फॉर्म है। इसके बाद एक बार थर्ड फॉर्म पे जाते हैं, यानी थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन। अब इसका एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले स्पोकन है, ब्रोकन है, ठीक है। अब इनको हम ये नॉन फाइनाइट में हम लोगों ने क्या लिखा था कि हम पढ़ते हैं क्या, इन्फिनेटिव, जर्नड एंड पार्टिसिपल। अब थर्ड फॉर्म को हम यानी वर्ब का जो किस्म है थर्ड फॉर्म, इनको हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और इनका यूज हम किस तरह करते हैं, यानी एज अ क्या, एज अ हम नॉन या एडजेक्टिव यूज करते हैं। क्या एडजेक्टिव हम थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का हम एज अ यूज एज अ एडजेक्टिव एंड वर्ब, ठीक है। इनका यूज हम कब करते हैं, यानी एज एडजेक्टिव एंड वर्ब। अब मैं शी ब्रोकन द ग्लास, ठीक है। ये हमारे पास
एक इसका एग्जांपल ही दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए। शी ब्रोकन द ग्लास। ऐसा क्या यूज हो क्या? एज अ वर्ब हम लोगों ने यूज किया। अब इसके बाद हम एज अ एडजेक्टिव यूज करेंगे। ब्रोकन ग्लास were present on the table। तो ये है हमारे पास एज अ एडजेक्टिव भी मैंने यूज किया, एज वेल एज मैंने एज अ थर्ड फॉर्म भी यूज किया। यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम, यानी ये नॉन फाइनाइट का जो हिस्सा है जिसमें मैंने क्या लिखा, पास्ट पार्टिसिपल हम किसे कहते हैं? हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं, जिनका हम यूज कर देते हैं एज एडजेक्टिव एज वेल एज वर्ब। और इसके बाद हमारे पास क्या है, रह गया क्या? यानी इन्फिनिटिव को हम लोगों ने पढ़ा, पार्टिसिपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पास्ट पार्टिसिपल। अब आते हैं यानी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। इसका एग्जांपल इस तरह देते हैं कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है? प्ले फर्स्ट फॉर्म है, अब आईएनजी लगाते हैं तो प्लेइंग हो गया, ठीक है। अब स्विम हो गया, अब आईएनजी डबल एम कर देते हैं, स्विमिंग हो गया। यानी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इज नोन एज क्या? gerund as well as present participle। present, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एज अ gerund है, as well as present participle है। और इसका यूज हम क्या किस तरह करते हैं? एज अ noun as well as सिफत में हम भी, यानी क्वालिफिकेशन में भी हम यूज करते हैं, यानी एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव, अब इसका यूज हम किस तरह करते हैं? यानी जो फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है जिसको हम gerund या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, उसका यूज हम किस तरह करेंगे? एज अ नोन। एज अ नोन, स्विमिंग इज गुड। Swimming is good for health। ठीक है, ये हमारे पास एज अ नोन यूज हो गया। अब स्विमिंग क्या है? प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। एज अ नोन वी यूज द gerund, जिसे हम एज अ gerund यूज करते थे, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल इसे भी कहते हैं, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और gerund भी कहते हैं। और इसका एज एडजेक्टिव क्या है? Playing football is good for health। Is good for health। So as हम लोगों ने क्या यूज किया? इसे हम लोगों ने एज अ एडजेक्टिव भी यूज किया। So ये था हमारे पास नॉन फाइनाइट की जो तीन अकसाम थे, यानी इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एज वेल एज gerund। और पार्टिसिपल में दो किस्म के, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी रिवाइज करते हैं कि हमारे पास वर्ब का डेरिवेशन रहा, डेफिनेशन के जो आप एन एक्शन और स्टेट बीइंग। फिर हम लोगों ने पढ़ा वर्ब को कि उनके कैटेगराइज किया, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। एज मेन वर्ब को एक्शन में भी कहते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब में फिर हम लोगों ने दो कैटेगरी पढ़े, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उनको भी समझे। उसके बाद एक्शन वर्ब एंड मेन वर्ब में हम लोगों ने ट्रांजिटिव एज वेल एज इंट्रांजिटिव विद द अदर टू काइंड्स that were फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। वो क्या थे? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को भी पढ़ा। फाइनाइट को पढ़ा जो टेंस के साथ उनका ताल्लुक हो, जमाने के साथ वो अपने शक्ल को चेंज कर सके, सो उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और जो इनफाइनाइट थे वो हमारे टेंस के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसमें क्या है? gerund है, पार्टिसिपल है एंड इन्फिनिटिव है। तो उनको एक एक, यानी उसमें फिर क्या उसका रिलेशन किसके साथ है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ है।
फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एज वेल एज आईएनजी फॉर्म जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। सो ये हमारे पास फोर्थ फॉर्म को हम gerund एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल एंड फर्स्ट फॉर्म को हम इंफिनिटिव कहते हैं। सो इनका यूजेज भी बताया, जो कि आज का हमारा टॉपिक इस नॉन फाइनाइट के इन अक़साम पर ख़त्म होता चला जा रहा है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।